Recording. सो गाइस अभी थोड़ा सा मैंने वीडियोस डाली नहीं थी बीच में, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था। अभी काम के लिए थोड़ा है मेरे पास। बट आज मैं टॉपिक वो नहीं लूंगा जो कंटिन्यू करना था हमको, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बट मेन यहाँ पे ये है कि मैं कुछ एक बहुत ही फिजिक्स की बहुत इंटरेस्टिंग पूरी स्टोरी जो है, मतलब लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, बहुत लोगों ने, जो इनोवेटिव माइंड्स आए उन्होंने कैसे उस चीज पे, फिजिक्स के ऊपर कैसे डेवलपमेंट्स की, जितना मैं समझा पाऊंगा आपको वो समझाता हूँ यहाँ पे। ताकि कैसा हो ना कि आपको एक चीज समझ में आए कि हाँ, फिजिक्स इज समथिंग कि उसमें आपको ये नहीं रहता है कि आप रटा रटाया ही सोचो। एक बार आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो यू विल बी लाइक कि आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं, चीजें कैसे बनती हैं, कैसे उसमें सारी चीजें, दिमाग उसमें अप्लाई होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पहली चीज मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज नथिंग, जिसमें वर्ड ही फिजिक्स आ रहा है, फिजिकल। ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो कि हमें फिजिकली दिखती हैं चीजें या ऑब्जर्व होती हुई दिखती हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई एक फोर्स है जो दिखेगी। एक मिनट रुकिए, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको एक एडजस्ट, मतलब एक जो फोर्स है या एनर्जी आपको दिखती नहीं है, लेकिन हाँ वहां पे होती है, तो उसका एक अफेक्ट फिजिकली आपको दिखता है। केमिस्ट्री क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि केमिकल चीजें होती हैं, वहाँ रिएक्शंस होते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एटम है, वो दूसरे एटम से रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पे केमिस्ट्री आती है। एंड बायोलॉजी तो आपको पता है, बायोलॉजी समथिंग नेचुरल ऑर्गेनिक, वो सब चीजें आती हैं। तो उन सब चीजों में बायोलॉजी अप्लाई होती है। बट फिजिक्स जो है, दैट इज बेसिक साइंस, जो कि आप नॉन लिविंग चीजों पे फिजिकल लेवल पे एक लगा सकते हो। दैट इज फिजिक्स। ओके। एंड फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इनको बेसिकली दो ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं। दैट इज, सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। एंड सेकेंड इज क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन आते हैं। क्लासिकल, क्लासिकल में क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम इज समथिंग, क्लासिकल होता है एक टाइप से रिलेटिविटी, समझ लीजिए आप। रिलेटिविटी इज लाइक, रिलेटिविटी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लासिकल चीजों पे अप्लाई होता है, जो कि बड़ी चीज है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। जो एक मतलब आप विजिबल आई से देख सकते हैं चीजें, और उसके बाद उसको समझ सकते हैं। लेकिन क्वांटम, क्वांटम जो फिजिक्स है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बहुत ही अलग है वो, और बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करता है। उसके रिजल्ट जो आज तक आए हैं, दैट इज वेरी 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 डिफरेंट। तो उस चीज से हमको समझ में आता है कि हाँ, हाउ वर्ल्ड वर्क्स, मतलब चीजें कैसे काम करती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा समझना, मतलब लोगों ने ऐसा समझा कि चलो ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कहते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि अगर मैंने बॉल, एक बॉल है, उसको एक फोर्स लगा है, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा, तो वो बॉल इस पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाएगी। ओके। दिस इज क्लासिकल मैकेनिक्स कि हाँ, एक फोर्स लगा, सिंपल लॉजिक है, वो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है वहां पे जाके डिस्प्लेस होके एक टाइम पे रुक जाएगी, अगर फ्रिक्शन है तो। सेकेंड चीज, अगर मैं वही चीज क्वांटम में बोलूं, तो यहाँ पे क्या किया, बॉल ने ये डिस्टेंस कवर किया बीच का। मतलब ऐसा नहीं है ना कि बॉल पे फोर्स लगा तो वो यहाँ से गायब हो और अचानक से यहाँ पे आ जाए, पॉसिबल नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये एप्लीकेबल होता है, एंड दैट इज रियली प्रैक्टिकल। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो अपने एक ऑर्बिट से गायब होके अचानक से अपने दूसरे ऑर्बिट में आता है। बीच का रास्ता जो होता है, एम्प्टी स्पेस, वो नहीं फॉलो करता है बीच का रास्ता। तो दिस इज समथिंग वियर्ड, जो कि फिजिक्स में रिजल्ट्स ऐसे ही दिखे हैं। तो वो चीजें समझ में हमको आती हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वहां से शुरू हुआ था, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो दैट इज समथिंग क्लासिकल एंड क्वांटम। उसमें भी बहुत आता है, एस्ट्रोफिजिक्स होता है। फिर आप उसमें मतलब आप एस्ट्रोफिजिक्स में क्या पढ़ते हो, जो कि स्टार्स प्लैनेट्स का मूवमेंट,
बहुत सारी चीजें जो स्पेस से रिलेटेड है, वहां पर आपको कैसे फिजिक्स काम करती है, कैसे फोर्सेस काम करते हैं, कैसे ग्रेविटेशन काम करती है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज देखिए, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें पहला चैप्टर जो है व्हाट इज फिजिक्स, या फिर वैसा कुछ एक चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस ऐसा कुछ है। तो दैट वो चैप्टर हटा दिया गया है, क्योंकि दैट इज वेरी बेसिक, जो कि आपको 11th में समझ में आ जाता है, लेकिन मतलब 10th तक भी समझ में आ जाता है, लेकिन वो समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिजिक्स या कोई भी साइंस क्या है क्या नहीं, उसके पीछे बैकग्राउंड वो समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर आता है कि जो फिजिक्स है उसको डिवाइड किया गया है बहुत सारे पार्ट्स में, उसके अंदर फोर्सेज हैं। तो हमारे पास चार तरह के फोर्सेज आते हैं। सबसे पहली चीज, जो कि फंडामेंटल फोर्स हैं नेचर के, जो एग्जिस्ट करते हैं, उन फोर्सेस के बिना नेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो ऑब्जर्व हुए हैं। पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब, ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल मतलब कि ये यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी कोने में, जितना हमें पता है अब तक, जिस भी कोने में जाएंगे वहां पे ग्रेविटी लगी रही है। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स महसूस होता है। ये इसका रेंज इनफाइनाइट होता है। एंड दिस इज अ वेरी वीक फोर्स। वीक फोर्स मतलब ये वीक होता है, इतना असरदार नहीं होता जब छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। जब मैसिव ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे इसका असर बढ़ता जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इसको मैं कैसे बोलूं, दैट इज समथिंग जो कि इलेक्ट्रिकल लेवल पे काम करते हैं, चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ये जो फोर्स है, दैट वर्क्स एट क्वांटम लेवल मोस्टली। और ये बहुत ही हाई, क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा पावर इसकी रहती है, रेंज शॉर्ट होती है, पर इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब अगर ग्रेविटी का फोर्स और इसको कंपेयर किया जाए ना, तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है ये उसके कंपैरिजन में। और रेंज इसका बहुत कम होता है। अगर फोर्सेज में देखा जाए ना, तो फोर्सेज में रेंज जितनी कम होती है, उतना ज्यादा वो जो फोर्स होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। इसकी रेंज इंफिनिटी है। इसकी रेंज कुछ 10⁻⁻10 से लेके 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। मतलब दैट इज एन एंगस्ट्रॉम से लेकर के उसका आगे -5 तक जाती है। तो ये चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। फिर आ जाता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये कहाँ से पता चला कि न्यूक्लियर फोर्स होता है या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है? क्योंकि देखो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, वो सब तो हर जगह प्रेजेंट है। ग्रेविटेशन मतलब मास है, तो ग्रेविटी फोर्स प्रेजेंट रहेगी, तो यूनिवर्सल हो गया। अब ये कैसे पता चला? जैसे मान लो कि एक एटम है, ठीक है, उस एटम का ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मैं मान रहा हूँ। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन मैं मानता हूँ कि चार्ज नहीं होता उसमें, लेकिन प्रोटॉन जो होंगे वो बहुत सारे अगर साथ में रहेंगे यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। वो रिपल्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आएगा। लेकिन यहाँ पर वो एक साथ न्यूक्लियस में स्टेबलाइज होके बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे हैं? उनके बीच में कोई तो ऐसी चीज है जो कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी ओवरकम कर दे रही है। तो वो क्या है? वो किस, कोई तो साइंटिस्ट है उनके दिमाग में आया होगा, तो जैसे आया तो वहां पर समझ में आया कि देर इज सम फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या रहता है? जो यहाँ पर मतलब जो बाइंडिंग फोर्स रहता है उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स भी बोल सकते हैं। जो बाइंड करके रखता है सबको यहाँ पे मोस्टली, वो होता है। तो एक टाइप से ये फोर्सेस है हमारे नेचर में, नेचुरल फोर्सेस है। ठीक है, इतना बेसिक समझ में आया। अब फिजिक्स में जब स्टार्ट हुआ था तो पहले हम जो फिजिक्स में देते थे, दैट इज ऑल अबाउट, क्या बोलते हैं उसको, कि हाँ, मतलब पहले लोग उस पे सिर्फ तर्क देते थे, फॉर्मूलाज, मैथ्स, ये सब अप्लाई नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैथ्स डेवलप होता गया, तो उस चीज को प्रूव करने के लिए मैथ्स का सहारा लिया गया। तो मैथ्स भी जरूरी है फिजिक्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमारे टाइम, मतलब जितना हमें पता है, पहले एरिस्टोटल थे, फिर टॉलमी थे, फिर उसके बाद
टाइको ब्राहे थे, फिर उसके बाद बहुत लोग ऐसे ऐसे आए। फिर गैलीलियो गैलीली, फिर उसके बाद सर आइजैक न्यूटन, देन माइकल फैराडे, फिर निल्स बोर, आइंस्टाइन, एंड बहुत सारे, जिन्होंने पूरे फिजिक्स का जो स्टार्ट से एंड तक जो नक्शा है पूरा बदल दिया। कुछ लोगों ने गलत सोचा, कुछ लोगों ने सही सोचा, मिक्सअप होके एक फाइनल रिजल्ट्स आए। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिसको रिप्लेस किया जाता है, हर चीज, हर थ्योरी रिप्लेस हुई है कहीं ना कहीं। वो रिप्लेस होने की वजह ये नहीं है कि वो पूरी तरह गलत थी, वो उनमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। तो करेक्शन इज अ पार्ट जिसमें कि करेक्ट करना जरूरी होता है ताकि चीजें सही निकल के आए। तो मैं शुरू करूंगा कहाँ से? गैलीलियो से शुरू करूंगा मोस्टली, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उससे पहले कैसा था कि लोगों को इतना ज्यादा पता भी नहीं था। और उस समय एरिस्टोटल, टॉलमी, ये सब जो थे, देवर लाइक धीरे 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 करके समझ रहे थे। तो उस समय बस थ्योरीज थी, अपने तर्क वितर्क करते थे, डिस्कस करते थे। हाँ, लेकिन हमारे शास्त्रों में अगर देखा जाए तो उसमें ऐसा बोला गया कि शास्त्रों या फिर पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें देखा गया कि जो एस्ट्रोफिजिक्स है और एस्ट्रोनॉमी है, उसकी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज थी हमारे पास। उसमें ग्रह सितारे कैसे चल रहे हैं, किस मोशन पे चल रहे हैं, फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, उस सब का नॉलेज था। बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा ऐसा था कि उसमें हम चीजें प्रूव नहीं कर पाते। तो ये चीज थी, उनको ये पता चल गया था ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि हाँ, ये चीजें ऐसे काम करती हैं। अ, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं, मैं गैलीलियो गैलीली से शुरू करूंगा। ठीक है। गैलीलियो जो थे उनका, एक मिनट। गैलीलियो जो थे, इनके फादर चाहते थे कि एक डॉक्टर बने, डॉक्टर या सर्जन, जो भी मेडिकल फील्ड है। पर ये जब पढ़ने आए तो इनका मन नहीं लगा। और फिर उसके बाद ऐसी बेसिक कहानी है, मतलब उनकी। और फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके वहीं पे अपना फिजिक्स का इंटरेस्ट जगाया और उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की। इन्होंने सबसे पहला पहला ऐसा बोलते हैं कि सैटेलाइट बनाया था। सैटेलाइट, सॉरी, सैटेलाइट बोल रहा, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बनाया था जिससे कि इन्होंने सैटर्न और फेजेस ऑफ मून सब ऑब्जर्व किया था। तो उससे इनको समझ में आया कि देर इज समथिंग जो कि हमें पता नहीं है सारी चीजों के बारे में। हमें धीरे धीरे ऑब्जर्व करके समझ में आएंगे, क्योंकि फेजेस ऑफ मून, मून फेजेस में चलता है, वो भी इन्होंने बताया था। फिर उन्होंने सैटर्न को जब देखा, उसके प्लैनेट्स के मोशन, उसके सैटेलाइट, जो नेचुरल सैटेलाइट्स है उसके मोशन को देखा, तब इनको समझ में आया थोड़ा कि नहीं, अर्थ इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब अर्थ जो है वो भी रोटेशन कर रहा है। बट उस समय क्या होता है ना, जैसे एक रिलीजियस बिलीफ होता है, ठीक है, जैसे रिलीजियस बिलीफ और साइंस, इसके बीच में बहुत पहले से फिलॉसफी और साइंस बोलते हैं, रिलीजियस बिलीफ या फिर साइंस बोलते हैं, इसके बीच में बहुत पहले से कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कुछ कुछ जगह पे। दोनों साथ में कोलैबोरेट भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिलीजियस बिलीव्स इज समथिंग बेस्ड ऑन योर इंट्यूशंस। और जो साइंस है दैट इज ऑन योर लॉजिक, आपका दिमाग कैसे सोच पाता है। मतलब अगर, मेरा ये बोलना है कि अगर मान लीजिए कि उस समय पे जो चर्च में जो लोग मानते थे, जो रिलीजन था उनका, उसमें ये बोला गया था कि अर्थ इज एट द सेंटर। ठीक है, चीजें वैसे काम नहीं करती, बट मान लीजिए गैलीलियो ने ऐसा बोला या किसी इंसान ने ऐसा बोल दिया कि नहीं, अर्थ सेंटर पे नहीं है, वी कैन ऑब्जर्व नेचुरली, हम देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे एविडेंसेस हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होगा, वो रिलीजियसली कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा। और लोग बिना सोचे समझे ऐसे इंसान को एक्सक्लूड कर देंगे सोसाइटी से। और उसके बाद बहुत सारे टॉर्चर, पनिशमेंट, बहुत सारी चीजें होती है। बिकॉज गैलीलियो गैलीली के जो आखिरी के साल थे बहुत सारे, वो उन्होंने जेल में ही बिताए। तो दैट इज सैड, बट ऐसा ही हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि जो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल में क्या कंडीशंस होती हैं एक ऑब्जेक्ट की। फ्री फॉल जब, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स बिना दिए ऐसे बस ऊपर ले गए छत पे और छोड़ दिया, तो वो जब गिरता है
तो वो कैसे उस पे मतलब ग्रेविटी काम करती है, क्या उसका वेलोसिटी का फेज रहता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, या फिर एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीजें वो समझ में आती हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी बताया था कि जो हमारा एयर रेजिस्टेंस वाला फैक्टर, कि अगर एक सेम सेम शेप की बॉडी, सर्कुलर बॉडी, अगर मैं कैनन बॉल मेटल का लूं और एक पेपर का बॉल लूं जो कि एयर से ना कुछ हो असर, हवा चले तो, या फिर मैं प्लास्टिक का एक बॉल ले सकता हूँ पेपर का गोल, तो इन दोनों को अगर एक हाइट से फेंका जाए तो कौन पहले गिरेगा? बेसिक दिमाग क्या कहता है कि हैवी चीज पहले गिरती है। हैवी चीज कौन है? मेटल। तो मेटल पहले गिरेगा, मेटल बॉल। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, बोथ टचेज द ग्राउंड एट द सेम टाइम। व्हाई? ये चीज उनको ऑब्जर्व हुई। होती होंगी चीजें लेकिन लोग सोचेंगे नहीं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। जो पहले ऑब्जर्व करता है, उसके ऊपर काम करता है, वो ला देता है नया रिवोल्यूशन। तो उन्होंने बोला कि देर इज समथिंग कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस, जो कि आपका यहाँ पर, मान लीजिए एक सर्कुलर बॉल ये है और सर एक मेटल बॉल है ये, ठीक है? ये प्लास्टिक और ये मेटल सर्कुलर बॉल है, सेम सरफेस एरिया, नहीं सरफेस एरिया अलग है बट शेप सेम है। तो एयर इस पे भी एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस लगाएगा, इस पे भी एक पॉइंट पे लगाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हवा इसको ज्यादा और इसको कम करेगी। हाँ, उसका जो एयर टचिंग का सरफेस है, इसका एक पॉइंट है, इसका भी एक पॉइंट है, तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। लेकिन अगर मैं एक फेदर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी फेदर ले लेता हूँ, पंख, और उसके साथ में पेपर को फेंकता हूँ या फिर बॉल को फेंकता हूँ, तो फेदर आराम से गिरेगा। लेकिन वही चीज अगर मैं फेदर को वैक्यूम में फेंकूं, आप एक वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, जिसमें शायद मैं नाम भूल गया साइंटिस्ट का, उन्होंने बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है। एक जगह जाके एक फेदर को फेंका गया और एक मेटल बॉल को फेंका गया, कैनन बॉल को, दोनों सेम टाइम पे होते हैं लेकिन उनको वैक्यूम चेंबर में फेंका गया था। तो एयर रेजिस्टेंस जहां नहीं लगता है वहां पे सेम टाइम पे गिरते हैं। तो फ्री फॉल में ग्रेविटी सबको सेम एक्सेलरेशन से खींचती है। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया उन्होंने। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज समझाई कि देर इज समथिंग कॉल्ड लॉजिक, एंड नॉट ऑलवेज योर इंट्यूशन, बट लॉजिक कैन ऑल्सो सरपास इंट्यूशन। मतलब आप अगर लॉजिकली सोच रहे हो तो इंट्यूशन, कभी कभी इंट्यूशन, देखिए इंट्यूशन आना इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि रिलीजियसली अगर आप बोलेंगे कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहता है, एक अंदर से फेथ रहती है, एक माइंड, क्या बोलते हैं उसको, अनलॉक हो जाता है, तो उससे इंट्यूशन आना इज वेरी गुड थिंग। और इंट्यूशन के साथ लॉजिक मिलाना इज वेरी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक लेवल पे, हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कौन ज्यादा सही है। यहाँ पे बात ये है कि दोनों अगर मिल जाए तो बहुत एडवांस चीज हो जाती है। तो और दोनों एक दूसरे के हेल्प से चलते हैं, ये चीज मतलब जहां जहां पे ऐसी चीज दिखी है और वहां वहां पे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट भी देखने को मिला। तो चीज ऐसी है, अगर आप एक चीज को सेपरेट करेंगे, साइंस बोलेंगे अलग है, विज्ञान अलग है, धर्म अलग है। धर्म मतलब धर्म यहाँ पे वो नहीं, धर्म इज समथिंग जो आपके इंट्यूशन, आपके माइंड को स्पिरिचुअली बढ़ा रहा है। तो वो चीज है। दूसरी चीज, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब यहाँ पे मैं लेक्चर इस पे तुम देने नहीं बैठा हूँ, बट गैलीलियो के बारे में मैंने बताया थोड़ा, फिर उनका धीरे धीरे करके साइंस में इंटरेस्ट आया था, और उन्होंने ही इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लाया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं तो वो चलती रहती है। और इनर्शिया जो होता है वो मास का कॉन्सेप्ट है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। अब उसके बाद बहुत साल बीत गए, कोई साइंस में ज्यादा इतना डेवलपमेंट नहीं था। तब जाकर के हमारे सोसाइटी में एक फिजिसिस्ट आए, साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। अब आप जानते होंगे न्यूटन, जिनके सर पे सेब गिरा था तो उन्होंने ग्रेविटी निकाल दी थी। कहानियां हैं, सच भी हो सकती हैं, बट ये सब इज अनदर फैक्ट। लेकिन चीजें कैसे उन्होंने की वो चीज देखिए। आइजैक न्यूटन जो थे, सर आइजैक न्यूटन, ही वॉज लाइक प्रोडिजी, बोलते हैं ना, दिमाग ऐसा कि हाँ, हर चीज को सोच सके एकदम लॉजिक के साथ। उनका फोकस बहुत अच्छा था किसी भी चीज को लेकर के। तो उन्होंने मतलब हर चीज को डेवलप खुद से किया, अपने अंदर स्किल्स लाए। और बचपन उनका तो ठीक नहीं था ज्यादा, उस समय भी एक प्लेग आया था, जैसे अभी कोविड आया था, उस वैसे ही उस समय भी एक प्लेग फैला था। एंड
जब प्लेग फैला था तो उस समय पे वो अपने घर में रहते थे। और जब हम तो अभी कोरोना में घर में थे, तो कितनी सब चीजें की हमने, मतलब स्किल्स बढ़ाने की, या फिर बहुत लोगों ने तो टाइम पास ही किया। लेकिन उन्होंने उस समय तो ये नहीं था, ऑनलाइन और नेट ये सब तो बिल्कुल नहीं था ना। उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बंदोबस्त था प्रॉपर, सब क्या लालटेन और ये लाइट जो भी सुविधा थी उसमें करते थे। तो जब वो बैठते थे तो वो सोचते थे, दिमाग लगाते थे, चीजों को अनसॉल्व सॉल्व करने की कोशिश करते थे। जो चीजें अनसॉल्व हैं या फिर नहीं समझ में आ रही हैं। ही वॉज टीचर इन द, शायद कैम्ब्रिज में थे, तो वहां पे वो पढ़ाते थे। तो ही वॉज लाइक, ये मुझे कॉलेज का नहीं पता, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, बट उनकी कहानी ऐसी ही है। एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड कि वो, उनको ऐसा लगता था कि ही वॉज लाइक एल्केमी। एल्केमी एक साइंस है जिसमें ऐसा माना जाता है कि किसी भी चीज को प्रीशियस मेटल्स में, प्रीशियस स्टोन्स में बदला जा सकता है विद समथिंग लाइक कुछ हिडन सीक्रेट्स के थ्रू। तो वो फाइंड करने में भी लगे हुए थे, कुछ सीक्रेट बुक्स में, जैसे कि बाइबल हो गया, बहुत सारी चीजें। तो उसके थ्रू एल्केमी साइंस थी, लेकिन वो उसमें तो हासिल नहीं कर पाए कुछ, कि ऐसी चीज वैसे भी लॉजिक के परे है। लेकिन उन्होंने फिजिक्स में, जो उनकी बुक है प्रिंकिपिया करके, प्रिंसिपिया जो भी आप बोल सकते हैं, वो मतलब एक टाइप से एक मास्टर है, मतलब बुक बोल सकते हैं, जिसमें कि फिजिक्स की हर चीज उन्होंने डाल दी। इंटीग्रेशन का बेसिक्स उन्होंने किया, मतलब इंटीग्रेशन की शुरुआत अगर बोला जाए, कैलकुलस की शुरुआत उन्होंने किया। तो अब सर आइजैक न्यूटन ने क्या क्या चीजें की हैं वो देखते हैं। उन्होंने सबसे पहली चीज क्या दी थी? ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमें बताया कि अ, मतलब उन्होंने लाइट थ्योरी भी दी थी, लाइट की कॉर्पस्कल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी बोल सकते हैं, कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिर उसके बाद उन्होंने इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया था, और बाकी उन्होंने केपलर्स की जो थ्योरीज है उसको ग्रेविटेशन वाले में मतलब कन्वर्ट कर दिया, कि केपलर की जो तीन लॉज थे पहले दिए हुए थे उन्होंने, प्लैनेटरी मोशंस के लॉज, उसको कन्वर्ट किया, ग्रेविटी अर्थ पे कैसे काम करती है उसको रिलेट किया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि मतलब ऑर्बिट में कोई वेलोसिटी कैसे कितनी होती है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, सब निकाला। तो ये सब चीजें उन्होंने बताया कि हाँ, मैथ्स के मदद से चीजें और ज्यादा फिजिक्स में सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने एक रास्ता खोल दिया, एकदम वास्ट रास्ता, कि हाँ ऐसे नहीं होता, आपको मैथ्स समझना पड़ेगा, उसके हेल्प से ही आप फिजिक्स को ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और उन्होंने जो ग्रेविटी बताया था, उसमें उनको उनके भी थ्योरीज में उनको कहीं कहीं पे मिसिंग लिंक लग रहा था, जो वो कभी सॉल्व नहीं कर पाए। जैसे ग्रेविटी में क्या था, कि एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ना, वो तब तक चलती है जब उसको पुश किया जाता है। मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नेचुरली एक पुश पुश वाला फोर्स दूं, तो वो ऑब्जेक्ट अपने मोशन में उस फोर्स के हटने के बाद भी थोड़ी देर चलती है, तो दैट इज अ थिंग। लेकिन पुल वाला फोर्स जो होता है, वो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का ड्राइविंग फोर्स नहीं होता। ये है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रेविटी पुल अगर मैं फोर्स बोल रहा हूँ, तो दैट इज नॉट अ ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, तो इनको ये चीज समझ में नहीं आया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो दैट इज नॉट द केस, क्योंकि ये चीज समझने के लिए और 300-400 साल लगे थे, जो आइंस्टाइन ने बताया था आगे जाके, नई ग्रेविटी का थ्योरी बताया था जनरल रिलेटिविटी में। तो ये चीज थी, उनको चीजें समझ में नहीं आया। उनको ये भी लगता था कि जैसे मान लीजिए लाइट है, सन से लाइट आ रही है, उसको आने में 8 मिनट लग रहा है, अगर अर्थ गायब हुआ तो ग्रेविटी तो तुरंत गायब हो जाएगी। तो जब अर्थ, मतलब मान लीजिए कि सन गायब हुआ, तो उसकी ग्रेविटी अर्थ को तुरंत फील हो जाएगी। और जब लाइट जो आ रही है वो 8 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगी, तो वो पता चलेगा सन गायब हुआ 8 मिनट बाद। तो ऐसा कोई बाद में धीरे धीरे पता चला हमें कि नहीं नहीं, देर इज समथिंग मिसिंग, यहाँ पे कुछ है। क्योंकि ग्रेविटी का जो फोर्स है, वो फोर्स एक तो इनविजिबली कैसे लग रहा है, वो चीज भी नहीं समझ में आ रही थी। और वहां पर ये भी समझ में आ रहा था कि ग्रेविटी लाइट से ज्यादा स्पीड कैसे चल सकती है, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे 1800 के बाद, जब ये पता लगाया गया कि लाइट से ज्यादा स्पीड कोई चीज है नहीं फंडामेंटली। तो कैसे पॉसिबल है? अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत कम है लेकिन है लाइट से ज्यादा तेज।
लेकिन उस समय पे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे ये चीज काम कर रही है। तो उनको कहीं ना कहीं पता था कि कुछ तो मिसिंग लिंक है। फिर इनके बाद अगर मैं बोलूं, बहुत ही ज्यादा एडवांस जो जिन्होंने थिंकिंग प्रोसेस लगाया था, ऐसे तो बहुत लोग थे। लेकिन एक रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन होता है ना हर एक फील्ड में। तो फिजिक्स में रिवॉल्यूशन इनके बाद आया था। किसके थ्रू? आई थिंक माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जो थे, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस में चला गया। मतलब तब तक बैटरीज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब डेवलप हो चुकी थी। और मैग्नेटिज्म, लाइट, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कैसे असर करता है, वो चीजें फैसिनेट कर रही थी लोगों को। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बार मैग्नेट कंपास को एक इलेक्ट्रिक वायर के बाजू में रख दिया। तो उन्होंने देखा कि ये जो कंपास है ना, उसका नीडल फ्लक्चुएट हो रहा है। और नेचुरली वो जैसा फ्लक्चुएट होता है वैसा नहीं। वो एक लग रहा था कि कोई फोर्स है जो उसको रोके हुए है किसी तरफ। उन्होंने फिर उठा के उसको दूसरे साइड रखा, तो उसका डायरेक्शन बदल गया। लेकिन वो रुका दूसरे डायरेक्शन में जाकर के, रुका ही हुआ था। और उनको लगा कि कुछ तो है यहाँ पे आजू बाजू। तब उन्होंने ध्यान दिया कि वहां पे एक इलेक्ट्रिक वायर है। जैसे करंट ऑफ किया तो वापस नॉर्मल आ गया कंपास, ऑन किया तो स्टिफ हो गया वापस। तो इससे समझ में आया कि वो कुछ तो वहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है आपस में, जो कि दिख नहीं रहा है लेकिन है बीच में। फोर्स फील्ड्स जो हम बात किए थे इससे पहले वीडियो में, वो फोर्स फील्ड्स का कॉन्सेप्ट वहां से आया कि हाँ, कुछ फोर्स की फील्ड्स बन रही हैं जो कि मटेरियल के अंदर नहीं, मटेरियल के बाहर जा रही हैं और दूसरे मटेरियल को अफेक्ट कर रही हैं, दूसरे फोर्स को, फोर्स फील्ड को असर कर रही है। फिर माइकल फेराडे आए, जो कि मतलब बचपन में बोला जाए तो एक कारखाने में काम करते थे, एंड वो बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। और उनको थोड़ा डायलेक्ट का प्रॉब्लम था बचपन में, मतलब बोलने में दिक्कत आती थी, कुछ वर्ड्स को बोल भी नहीं पाते थे ढंग से। ऐसी चीज थी। लेकिन ही वॉज लाइक कि उनको चीजें जानने में बहुत इच्छा थी। क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी। चीजें क्यों हैं, कैसे हैं, उनको समझ में, मतलब समझना जरूर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। तो उन्होंने धीरे धीरे जब बड़े हुए, तो उन्होंने स्विच किया, एक बुक बाइंडिंग शॉप में काम करते थे। जो किताबें आती थी वही पढ़ते थे। उसमें से कब उनके हाथ में इलेक्ट्रिसिटी की भी किताब लगी थी बहुत बार। उन्होंने पढ़ा, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार कि ऐसी क्या चीज है जो कि वायर्स के थ्रू चलती है, और कभी कभी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर भी हो जाती है। ह्यूमन बॉडी में अगर आप वायर टच करो तो आ जाता है ना। तो वो कैसे होती है, उनको बड़ा फैसिनेट किया। तो उन्होंने सिर्फ उस समय हम्फ्री डेवी, सर हम्फ्री डेवी थे, वो इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर देते थे। दैट वाज इतना एडवांस लेक्चर नहीं था, बट इट वाज लेक्चर्स की कैसे बनती हैं केमिकल्स के रिएक्शन से, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कैसे उसके ऊपर मतलब सिर्फ एक शो टाइप, उसके पीछे के बेसिक समझाने के लिए नहीं, उसका शो टाइप। तो हम्फ्री डेवी, और ऐसा मानते हैं कि हम सर हम्फ्री डेवी जो थे वो नाइट्रस ऑक्साइड लिया करते थे। मतलब जो ऐसी गैस जो हाउसफुल मूवी में दिखाया गया है फर्स्ट पार्ट में, जो हंसी दिलाती है, जो आपके माइंड को खुश रखती है। मतलब आप, क्या होता है, हंसते हो, कंट्रोल खो देते हो और हंसते रहते हो, बस वो चीजें। तो वो नाइट्रस ऑक्साइड का कंजम्पशन लेते थे थोड़ा, ऐसा मानते हैं। तो धीरे धीरे ये हुआ कि उन्होंने मतलब जब लेक्चर देते थे तो फेमस हो गए। और उनके लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए अ, एक बार बुक बाइंडिंग के लिए जो एक कोई तो भी वहां पे गए थे, जो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस था लंदन में, वहां पर अ, उन्हीं को जाने मिलता था लेक्चर देखने के लिए, जिनके पास पासेज रहते थे। पास टाइप आप समझ लीजिए, मेंबरशिप जिनका रहता था। तो माइकल फेराडे जो थे, उनका इंटरेस्ट देख करके कोई तो वहां पे जिनका मेंबरशिप था, उन्होंने माइकल फेराडे को पास दिलवाया एक लेक्चर के लिए। वो वहां पे गए, ऐसा बोला जाता है। वो वहां गए और सर हम्फ्री डेवी ने जब पूरा लेक्चर दे दिया, तो वो नोट डाउन कर रहे थे, और नोट डाउन करते करते सब तालियां मारने लगे, खत्म हुआ जब सब। लेकिन ये नोट डाउन करने में ही लगे थे। सर हम्फ्री डेवी की नजर भी पड़ी। बाद में इन्होंने वहां पे जॉब भी ज्वाइन किया एज अ पार्ट टाइम लैब असिस्टेंट, हम्फ्री डेवी के अंडर। तो इन्होंने बहुत कुछ सीखा। और कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी होता था कि हम्फ्री डेवी से ज्यादा एक्सेल बातें ही बता देते थे।
तो उनको समझ में आ गया कि दिस वाज नॉट हम्फ्री डेवी। और कैसा होता है ना, 48 लॉज ऑफ पावर एक बुक है, उसमें पहला ही चैप्टर है, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। तो वो चीज हमारे अंदर हमेशा होती है कि आप अपने मास्टर को कभी आउटशाइन मत कर देंगे तो वो आपसे जेलस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हुआ, सर हम्फ्री डेवी जेलस हुए। उन्होंने उनकी थ्योरीज को बोला कि तुम ये हटाओ, ये सारी चीज जो तुम थ्योरी वोरी डाल रहे हो ये सब चीजें सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो लैब छोड़ दिया, माइकल फैराडे ने। जब लैब छोड़ दिया तो उसके बाद कुछ समय बाद न्यूज आई कि सर हम्फ्री डेवी की डेथ हो गई। एंड ही वाज लाइक कि ठीक है। तो वहां पर माइकल फैराडे को एज अ सीनियर रोल लैब असिस्टेंट में मिल गया लैब के लिए, मतलब वो लैब उनके ही अंडर में आ गया था। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीजें, एक्सपेरिमेंट में मजा आता था उनको, चीजें समझने को आती थी आंखों के सामने। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए मैग्नेटिक के ऊपर, मैग्नेटिज्म के कंपस के ऊपर। तो उनको ये चीज दिखी कि वहां पर उनको चीजें समझ में आई। उन्होंने जब एक इलेक्ट्रिक वायर लगाया और उसके चारों तरफ एक प्लेट ऐसे लगा दिया जिसमें से वायर पास हो रही थी, और उसके चारों तरफ कंपास से डायरेक्शन जब बनाने शुरू किए ना, तो उनको समझ में आया कि यार इसके चारों तरफ कुछ तो है जो एक डायरेक्शन शो कर रही है कंपास के नीडल पे। तो नीडल जब वो ट्रेस करते गए तो उनको एक सर्कुलर पैटर्न, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक सर्कुलर पैटर्न समझ में आया कि एक स्ट्रेट जो कंडक्टिंग वायर है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया है। अब उनको ये चीज समझ में आया कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, ये चीज उनको समझ में आई। अब धीरे धीरे उनको ये जानना था कि उनके मन में ये भी तो आया होगा ना कि क्या पता मैग्नेटिज्म वापस इलेक्ट्रिसिटी में आ सकती है। दैट प्रोसेस कॉल्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो उन्होंने ट्राई किया लेकिन कुछ तरीका नहीं मिल रहा था उनको, कैसे करें क्या करें। तो उनको समझ में आया, एक बार क्या हुआ कि एक कॉइल मतलब रखा हुआ था लैब में, और उसके अंदर उनका वो एक मैग्नेट है। वो मैग्नेट किसी तरह उनका पास हुआ, जैसे ही पास हुआ तो बल्ब जो था वो जला और बंद हो गया। उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर उन्होंने फिर से वापस मैग्नेट को बाहर निकाला तो फिर से ऑन हुआ और वो बंद हो गया फिर से बंद। तो उनको समझ में आया कि मैग्नेट जब उस कॉइल के अंदर, सोलेनॉइड जो ऐसा कॉइल है, मैं आपको बताता हूँ बना करके। जब सोलेनॉइड है ना ऐसा कॉइल, ठीक है, इस कॉइल के अंदर जब मैग्नेट, कलर में अलग लिया था, मैग्नेट ऐसे जा रहा है और आ रहा है वापस, तो उस मोशन की वजह से ना एक रिलेटिव मोशन आ रहा है वहां पे। कॉइल जो है उसके रिलेटिव चल रहा है, ठीक है, कॉइल जो है उसके रिलेटिव मैग्नेट चल रहा है। जब मैग्नेट चल रहा है तो कुछ यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। और वो क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो माइकल फ्राइडे ने पता कर लिया कि मैग्नेट में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और सोलेनॉइड जो है वो करंट है, करंट कैरिंग वायर है। तो करंट कैरिंग वायर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी उसके अंदर। इन दोनों का कुछ तो वहां पे लिंकेज हो रहा है, जिस वजह से अगर बार बार चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, तो क्या बन रहा है उसके अंदर, बल्ब जल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो ये चीज उनको समझ में आई कि हाँ मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म में उसको इलेक्ट्रिसिटी में माना जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म में। इसके ऊपर सबसे पहला इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट रखा गया और उन्होंने बनाया भी। कैसे बनाया, एक कुछ नहीं, उन्होंने सिंपल एक हुक पे बहुत ही लूज में एक मेटल वायर लिया, उसको उन्होंने डिप कर दिया किसमें, मरकरी में, और उसके बीच में एक मैग्नेट रखा हुआ था, ठीक है। जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया किस चीज का, मरकरी में कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही उसने स्विच ऑन किया तो ये जो वायर है ना, ये जो मेटल का वायर था, इस ये घूमने लगा चारों तरफ इसके। क्यों घूमने लगा, दैट इज मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग पता चला कि हाँ एक मेटल जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आता है, उनकी कॉम्बिनेशन के बीच में, तो एक फोर्स फील करता है, और वही रोटेशन मोशन हो जाता है। तो ये चीज उनको समझ में आई कि हाँ देर इज समथिंग, कि इससे कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। मतलब यहाँ पे मैकेनिकल मतलब मोशन में आ गया ना। तो दिस इज समथिंग कि वहां पर एक
रिवॉल्यूशनरी आइडिया आ गया। आज इस मोटर के बिना फैन, पीसी, लैपटॉप, एवरीथिंग, टायर, ट्रक, गाड़ी, मोटर, कुछ भी बोल दो, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो ऐसा मोटर, मतलब बनाना, कॉन्सेप्ट किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा उतने, मतलब पीछे टाइम में। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनको समझ में आया, उन्होंने ये चीज बनाई, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर। और इसीलिए इलेक्ट्रिक मोटर, इसीलिए माइकल फैराडे इज ऑल्सो नोन एज एक जो नोन फिगर है फिजिक्स में। ओके। अब उसके बाद माइकल फैराडे के बाद आई थिंक बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं बीच में, मैक्स प्लैंक, फिर लॉरेंट्स, कुलम, एवरीवन। लेकिन उसके बाद जो आए जिन्होंने पूरा साइंस का फिगर ओवरऑल बदल दिया, फिजिक्स का, दैट वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन नाम ही जीनियस के सिनोनिम में आता है। ये भी कुछ उतने खास नहीं थे, लेकिन हाँ ऐसा बोलते हैं कि इंटेलिजेंट नहीं थे, पढ़ने में वीक नहीं। पढ़ने में वीक इसलिए थे क्योंकि उनका ध्यान थोड़ा साइंस में फिजिक्स की तरफ ज्यादा लगता था। जब आपका सब्जेक्ट में ध्यान, एक सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान लगने लग जाए, तो बाकी सब्जेक्ट में ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तो उनको, उनके फिलोसफीज थे माइंड के बहुत ज्यादा, जर्मनी के थे, वहां पे ही पैदा हुए म्यूनिख में। तो उनकी कुछ फिलोसफीज थी, मतलब बचपन से, कि जो चीजें मुझे किताब में मिल सकती उनको याद क्यों करूं। एक पहला ही है। एक बार ऐसा इंसिडेंट हो गया था, मैंने ही अपने किसी पुराने इंग्लिश के बुक में पढ़ी थी। एंड जब मैं स्कूल में था, शायद नाइन्थ की कहानी है या टेंथ में पढ़ी थी, कि ना उनके टीचर ने, हिस्ट्री टीचर ने एक बार बोला था कि तुम ये याद क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने बोला था ये डेट्स वेट्स, बोला ये डेट वेट तो मुझे मिल जाएंगे बुक में कहीं पे भी, तो इनको याद करके क्या ही लॉजिक है। तो मतलब उनका थिंकिंग प्रोसेस वो बताता है कि वो लॉजिक पे बहुत ज्यादा चलते हैं। लेकिन यार लॉजिक, मतलब बेसिक लॉजिक ये कहता है कि जब मिल रहा है मुझे बुक खोल के कहीं ना कहीं, तो मैं दिमाग में रख के क्यों ही करूँ। और इंटेलिजेंट तो थे। फिर उन्होंने ना, मतलब पॉलिटेक्निक की, मैकेनिकल में, और मोशंस समझ गए थे सारी चीजें। मैकेनिकल मतलब मैकेनिक्स रहता है, चीजों के मोशंस रहते हैं। उनको बचपन में ना उनके फादर ने मैग्नेटिक कंपास दिया था। तो जब मैग्नेटिक कंपास के पास वो मैग्नेट को लाते थे ना, तो उनको दिखता था कि यार कंपास असर कर रहा है कुछ, जबकि उनके बीच में कुछ लिंक भी नहीं है। दूर से ही ऐसे रखे तो कंपास का नीडल इधर उधर घूमे। तो उनको समझ में आया कि कुछ तो है बीच में, कुछ है इनके बीच में। तो वो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे डेवलप हुई। और जब जाके उनको बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि क्या हो अगर मैं लाइट की स्पीड के बराबर भागूं, क्या होगा अगर मैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, लाइट की स्पीड पे भागूं और लाइट से तेज भाग जाऊं, या फिर बहुत सारी चीजें, मतलब उनको लगता था छोटे लेवल पे क्या चल रहा है, एटॉमिक लेवल पे। तो ये सारी चीजें उनको समझ में आए धीरे धीरे कि हाँ, ये चीजें कोई आज तक पता नहीं कर पाया। तब उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी 20 से 26 साल की उम्र में, जो उन्होंने रिवॉल्यूशनरी पेपर्स निकाले 26 की एज पे, 1905 में, वो बहुत ज्यादा एडवांस थे। उस टाइम से बहुत ज्यादा एडवांस थे। तो उन्होंने ना सबसे पहला, एक बार जब वो, मतलब जब ये पॉलिटेक्निक कर लिए तो जॉब नहीं मिल रही थी, तो जॉब उनकी कहीं क्लर्क में लगी, क्लर्क जॉब में, जहाँ पेटेंट ऑफिस में। क्या होता है ना, ये जब आप कहानियां पढ़ते हो ना कुछ साइंटिस्ट की, तो आपको समझ में आता है कि उनकी लाइफ में चीज इसलिए हो रही थी क्योंकि उनको वैसा करवाना था। एक पावर, को एंटिटी होगी जिसको करवाना था साइंस की फील्ड में। क्योंकि आप ही सोचो ना, एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क का काम करना, जो वेरीफाई करता है हर चीज को। पेटेंट ऑफिस में क्लर्क बहुत जगह होते हैं। क्लर्क मतलब इंश्योरेंस में भी होते हैं, बाकी ऑफिस में भी होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, लेकिन वहीं पेटेंट ऑफिस में इसलिए लगना क्योंकि वहाँ न्यू न्यू आइडियाज आते थे, उनको देख करके उनके दिमाग में कुछ अलग आना। दैट वाज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लान, समझ सकते हैं सर। तो उनके पास उस समय बैठे बैठे एक बार थॉट आया कि लाइट की स्पीड से अगर मैं चलूं या फिर उससे तेज चलूं तो क्या पॉसिबल, मतलब रिजल्ट्स होंगे। और फिर जाकर के, मतलब जो उन्होंने पेपर्स लिखे स्पेशल रिलेटिविटी में, टाइम डायलेशन, मास इक्विवेलेंस, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। फिर उसके बाद उन्होंने
बाकी जो चीज थी कौन सी, अपनी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वो सब चीजें उन्होंने पूरा मतलब पूरा अपना जो फिजिक्स का नजरिया था वो बदल दिया। मतलब उससे पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ उसमें थ्योरी में क्या था। स्पेशल रिलेटिविटी ऐसा बोलूंगा मैं उसको यहाँ पे। स्पेशल रिलेटिविटी में एक कॉन्सेप्ट था टाइम डायलेशन। इससे पहले सब लोग सोचते थे कि स्पेस स्पेस मतलब जिसमें हम मूव करते हैं या जिसमें हम हैं, स्पेस हमारे चारों तरफ जो जगह है, स्पेस इज अ फिजिकल एंटिटी। स्पेस एंड टाइम आर डिफरेंट, मतलब एब्सोल्यूट है। स्पेस की वजह से टाइम पे असर नहीं होता, टाइम की वजह से स्पेस पे असर नहीं होता, एब्सोल्यूट है, वो अपने आप में चल रहे हैं। लेकिन टाइम डायलेशन में ऐसा पता लगा कि जितना ज्यादा आप स्पीड भागोगे, जितना ज्यादा आपकी स्पीड रिलेटिवली ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे वर्ड ही रिलेटिविटी है, तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसके मुकाबले आप जितना ज्यादा तेज भागोगे, दोनों में टाइम डिफरेंस आता है। इसका मतलब आप जैसा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ स्पेस में हो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम वैरी कर रहा है, और इसका टाइम स्लो चलने लग जाता है जो मोशन में है, जैसे देखा जाए तो इसका मतलब ये यहाँ पे समझ में आया कि यार स्पेस एंड टाइम आर इंटरकनेक्टेड, ये दोनों अलग नहीं है। तो पहला लॉजिक जो सबसे बड़ा था, जो क्लासिकल मैकेनिज्म में दिखता था, वो रिलेटिविटी में हट गया। ओके, कि नहीं स्पेस एंड टाइम आर डिस्कनेक्टेड, नहीं दोनों कनेक्टेड है। दूसरी चीज ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक मिनट रुकिएगा। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या बोलता है? ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर बोलता है कि एनर्जी इज नथिंग बट मास ओनली, एंड मास इज नथिंग बट एनर्जी। मास डिसइंटीग्रेट होगा तो एनर्जी ही रिलीज करेगा। और सी स्क्वायर, इससे ये पता चलता है इस इक्वेशन से कि एक मास के अंदर कितनी एनर्जी निकल सकती है अगर वो फुल पोटेंशियल पे आ जाए। तो ये जो था इसके रिजल्ट तो डिजास्टर्स थे, लेकिन हाँ उस समय पे ये थ्योरी बहुत एडवांस थी। उसके बाद ब्राउनियन मोशन जो पॉलिंग ग्रेन्स का मोशन था, रॉबर्ट ब्राउन या क्या तो नाम था, आई एम नॉट श्योर, बट ब्राउन उनके ही नाम पे पड़ा है ब्राउनियन मोशन। वो कैसे चलता है, जो पॉलिंग ग्रेन्स है उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है ऐसे चलने का, तो वो कैसे चलता है, वो अंदर में क्या लेवल है, उस पे भी दिया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने इक्वल टू MC स्क्वायर तो दिया ही। लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक और चीज आ गई, उसके बाद तो ये फेमस हो गए, उतना ज्यादा नहीं हुए। दिक्कत वहां पे यह है कि फिजिक्स कम्युनिटी जो थी उन्होंने क्वेश्चंस बहुत सारे लाए, उसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकली नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो होता है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम उसको बोलते हैं जो एक्सेलरेट हो रहा है, और प्रैक्टिकल यही होता है। हम एक्सेलरेट मतलब स्पीड का कम ज्यादा होना, चीजें वैसे ही चलती है ना। आप पूरे लाइफ में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप स्पीड कम ज्यादा तो करोगे ना, एक स्पीड ब्रेकर आ जाएगा तो वहां पे 20 पे आ जाओगे, वहां पे 40 पे आ जाओगे बाद में। तो वो चीज है। इसका मतलब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में नहीं चलते आप। नॉन एक्सेलरेटिंग या इनर्शियल सेम है, या नॉन इनर्शियल एंड एक्सेलरेटिंग आर सेम। तो आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में चलते हो, नॉन एक्सेलरेटिंग में नहीं चल सकते, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है सेम स्पीड पे चलते रहो सब जगह। तो कैसे पॉसिबल है कि स्पेशल रिलेटिविटी इज यूनिवर्सल? ये भी क्वेश्चंस उठाए लोगों ने। उसके बाद 1905 से 1916, 11 साल का समय आइंस्टाइन ने लिया। चीजें अपनी लाइफ भी देखी, बहुत सारी उनके लाइफ में चेंजेस हुए। लेकिन 1916 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग था, एंड दैट वाज जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी इज समथिंग विच इज वेरी जनरल इन कॉन्सेप्ट, बट अंडरस्टैंडिंग में बहुत हाई लेवल। जनरल रिलेटिविटी सिंपल एक ही चीज कहता था कि यूनिवर्स कैसे बना, क्या स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का। एंड दिस इज समथिंग जो वो बताना चाह रहे थे कि यूनिवर्स इज समथिंग कि वो एक फैब्रिक है स्पेस और टाइम का, जिसके ऊपर मास बैठा हुआ, एंड इट बेंड्स द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। मान लो ये स्पेस टाइम है, इसको बेंड कर देता है बस। एंड इसमें इक्वेशन जो था दिखने में सिंपल है, पर उसके अंदर के जो मैथ्स है, वो टर्म है उसके अंदर जो डायनेमिक्स यूज हुए हैं वो सारे बहुत लेंदी हैं, प्लस सॉल्विंग है। 11 साल उनको लग गया, मतलब समझ रहे हो आप। तो दिस इज जी।
मतलब ज्योमेट्री ऑफ स्पेस समझ लो, एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो लगता ही है, एंड मास, दिस इज द मास टर्म, एंड दिस इज द, क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्रिक टर्म, स्पेस टर्म। तो इससे ये समझ में आता है कि स्पेस जो है मास पे डिपेंडेंट है। मतलब स्पेस मास को बताता है, ये एक लाइन बहुत फेमस है, कि स्पेस मास को बताता है कि कैसे उसको चलना है, और मास स्पेस को बताता है कि उसको कैसे बेंड होना है। दोनों आपस में इंटररिलेटेड है। ये एक बेसिक इक्वेशन बता देता है कि यूनिवर्स बना कैसे है, पूरा यूनिवर्स। तो दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल दिखता है, बट सिंपल इसके अंदर का कॉन्सेप्ट सिंपल नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक टाइप से अगर इसको समझ लिया तो आप मैसिव लेवल, माइक्रो मैक्रो लेवल पे सारी चीजें समझ लोगे। तो ये फिजिक्स में एक और रिवोल्यूशनरी आइडिया था। फिर इस समय पे एक गोल्डन एज क्वांटम लेवल पे भी बन रहा था, क्वांटम फिजिक्स में भी बन रहा था। और क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, ये सब तो बड़ी बड़ी चीजें थी जो कि मैसिव लेवल पे काम चल रहे हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि देयर इज समथिंग जिसमें सब एटॉमिक लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे चीजें अलग बिहेव करती हैं, या कैसे बिहेव करती हैं वो। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे जे जे थॉमसन, फिर उसके बाद, नहीं, जॉन डाल्टन, फिर उसके बाद जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर आए। देन उसके बाद थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ तो डी ब्रोगली ने दिया एक वेव पार्टिकल का, मतलब डुअलिटी नेचर मैटर का। और फिर उसके बाद हाइजनबर्ग, हाइजनबर्ग के बाद श्रोडिंगर, श्रोडिंगर के बाद भी आए लोग, लेकिन श्रोडिंगर पे आकर के एटॉमिक मॉडल एक फिक्स हो गया कि हाँ, दिस इज द एटॉमिक मॉडल। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए फिजिक्स में, तो इसमें मैं क्वांटम में बताता हूँ पहले। क्वांटम में सबसे स्टार्ट में जो एक परफेक्ट मॉडल दिया, वो दिया था नील्स बोर ने। नील्स बोर ने दो तीन पोस्टुलेट बताए थे। पहला पोस्टुलेट था कि एटम में जो सर्कल में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट्स कहते हैं उनको, और उनमें जो होता है उनको एनर्जी शेल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस से जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग हाइड्रोजन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो उसमें बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में उसका एक वैल्यू आता है। मतलब उस वैल्यू को हम बोलते हैं NH/2 पाई। मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का, या प्लैंक कांस्टेंट का वो इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब n इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई। और वो घूमेगा, मतलब वहां पे एक उसके अंदर प्रॉपर्टी आएगी सर्कुलर मोशन की, दैट इज लीनियर मोमेंट, सॉरी, सर्कुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। तो MVR इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे एग्जिस्ट कर पाएगा जहां पर या तो ये n की वैल्यू 1 होगी H/2 पाई के, तो एक फिक्स वैल्यू आ गई, कांस्टेंट बन गया। मतलब वो या तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, अगर मैं इसको 2 कर दूं तो एक और शेल आएगा जो कि यहाँ बनेगा, उसके बीच में कहीं लाई नहीं कर सकता ये। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होके सेकंड ऑर्बिट में जिसी तरह दिखता है। जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था वो यही है, कि एक इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट कर सकता है जहां पे उसकी वैल्यू H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। 3 डालूंगा तो थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा, बीच के रास्ते पे कहीं नहीं दिखता। तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। बट मैटर की प्रॉपर्टी तो ऐसी नहीं होती है। मैटर की प्रॉपर्टी जो मैसिव चीज रहती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, उनकी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं यहाँ से बहुत सारे रास्ते, बीच का रास्ता लूंगा। ऐसा तो नहीं यहाँ से गायब होऊंगा और दिल्ली में प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन में करता है, बट हम तो इलेक्ट्रॉन से ही बने। हम तो इलेक्ट्रॉन से, एटम से, एटम से कंबाइन होकर के फिर सेल, सेल से वो सब चीजें बनी है। तो जब छोटे लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन वैसे बिहेव कर पाया तो हम क्यों नहीं। तो इसका आंसर एक जगह पे आता है डी ब्रोगली में, कि जैसे जैसे मास बड़ा होता है तो हमारे वेवलेंथ और हमारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। हमारे अंदर भी वेवलेंथ होता है, पता है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा मास इतना ज्यादा होता है कि
वो वेवलेंथ नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत नेग्लिजिबल। तो इस चीज का बहुत इम्पैक्ट आता है। एंड थर्ड जो उन्होंने बताया था, थर्ड थ्योरी थी कि अगर एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है, मतलब मान लो कि नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में गया, तो उसको ऊपर वाले शेल में या अपर शेल बोलते हैं या फिर हायर मोस्ट शेल बोलते हैं, तो उसमें हाई एनर्जी शेल में जाने के लिए उसको एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी वो लेगा। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, या तो फोटोन से आती है या फिर न्यूक्लियस से आ जाती है। तो फोटोन मतलब लाइट अगर पड़ेगी उसके ऊपर या कुछ एनर्जी आएगी, तो एनर्जी जैसे ही उसमें आएगी वो एक्साइट होकर भाग जाएगा ऊपर। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, यानी कि लाइट निकालेगा। और वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट निकालता है, दैट इज सीरीज लाइमन बामर पास्कल, वो सब अलग है। तो वो सब चीजें यहाँ पे समझ में आए कि हाँ, यहाँ पे जब वो लाइट निकाल रहा है तो उसने इस जगह पे एक लाइट निकाली है, उसके बाद उसकी पोजीशन हमें यहाँ पे दिखी, बीच में तो ब्लैंक था। इससे भी हमें समझ में आया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन एक जगह रहता है, गायब होकर अचानक से यहाँ प्रकट हो जाता है दूसरी जगह पे। तो ये चीज थी। और यहाँ पे ये बताया गया थर्ड वाले में कि यहाँ पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, E2 मान लो, और जो इनिशियल वाले में रहेगा E1, तो E2 - E1 विल बी इक्वल टू, जो एनर्जी का चेंज आएगा दोनों शेल में, वो इक्वल होगा उस लाइट की, फोटोन की एनर्जी के बराबर जो उसने एमिट की या एब्जॉर्ब की, H × F। एनर्जी का फॉर्मूला जो मैक्स प्लैंक ने दिया था, H इज प्लैंक कांस्टेंट, F इज फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या लाइट जो वहां से एमिट हो रही है। ये तीन चीजें बताई। पर वहां पे एक चीज समझ में नहीं आई कि जब डी ब्रॉगली ने बाद में बताया कि लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, मतलब कोई भी मास वाली चीज का वेवलेंथ होता है, और इलेक्ट्रॉन इज समथिंग विच हैज वेवलेंथ टू, तो वो पार्टिकल जैसे घूमता कैसे रहेगा, पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर वेव नेचर है तो एक प्रोबेबिलिटी भी तो बनाएगा ना, वो वेव कैसा होता है ना, ऐसा होता है। तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटीज रहेंगी, कहीं अप्स कहीं डाउन, कहीं पे ज्यादा कहीं कम। तब मैटर वेव्स की बात वहां पे नहीं आई। मैटर वेव जब आया, तो मैटर वेव्स क्या होती हैं, कुछ इस प्रकार से बनती हैं। चलिए यहाँ लाइन आ गया। मतलब हमें इससे समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाने पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तब वहां पे वर्ड चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन वहां है वैसा नहीं, इलेक्ट्रॉन वहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन या एटम, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी के क्लाउड बना के रहता है। उसमें हमें पकड़ना होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। और जैसे हम उसको पकड़ते हैं, उसका वेव जो होता है, वेव जिससे वो मतलब क्लाउड बना रहा है पूरा प्रोबेबिलिटी वाला, वो कोलैप्स होता है। और उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन जैसे ही हमारा उसके ऊपर जाता है, उसका वेव फंक्शन कोलैप्स होता है। वेव फंक्शन एक उसके अंदर की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, वो कोलैप्स होती है और वो एक पार्टिकल बन जाता है। तब हमें ऑब्जर्व हो जाता है कि वो वहीं पर है। ओके, तो ये चीज है। अब एक मिनट रुको। ठीक। तो ये चीज हुई। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो, एक मिनट रुको, एक मिनट।
और यहाँ तो थोड़ा एक्चुअली मुझे थोड़ा सर्दी हो गई तो और बीच में मैं देख रहा था, एक्चुअली इधर से आवाज आ रही थी ना, कोई तो भी इधर साइड में है, तो इसलिए बाकी ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वापस कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज समझ में है, एक तो कि हाँ इलेक्ट्रॉन अपना प्रोबेबिलिटी क्लाउड में रहता है, और दूसरी बात, अगर उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसमें, चलो एक जगह पे वो सबसे ज्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बाकी जगह भी मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे मल्टीपल लोकेशंस पे है। वो एक इलेक्ट्रॉन, मान लो उस इलेक्ट्रॉन का नाम ए है, वो ए इलेक्ट्रॉन वो मल्टीपल लोकेशंस पे पाया जा सकता है, जहां उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा। हाईएस्ट वेव जो बनेगा, ये जो पॉइंट जैसा ये वेव का इंटेंसिटी ज्यादा बनेगा, एम्पलीट्यूड, वहां पे वो मिल जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे था, वो हर जगह प्रेजेंट था, समझे। दिस इज मैटर वेव, ऐसा होता है। और इससे समझ में हमें आया है कि नहीं, वो एक डेफिनेट पाथ में नहीं घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल पाथ्स में घूमता है। तभी आप देखना कि बहुत जगह पे अब जो डायग्राम्स बनते हैं वो एटम के ऐसे बनते हैं, एक न्यूक्लियस रहता है, उसके चारों तरफ एक ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और ऐसे होता है। ये आप देखोगे तो एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर अब ऐसा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये क्लाउड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, मतलब रहता है। कहीं पे पता चला कि हाँ यहाँ पे वेव फंक्शन सबसे ज्यादा है, ऐसे वेव जो है, तो वो मिल जाएगा वहां पे, वेव के एम्पलीट्यूड ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी वहां पे सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, तो वहां मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक दोस्त है आपका, आपको पता है कि वो कभी भी गुस्सा उस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, तो वो चला जाएगा कहीं नदी किनारे बैठ जाएगा वहां पे। एक नदी है मान लीजिए गाँव में, वहां पे बैठ जाएगा। तो आपका झगड़ा हो गया, उसने बोला नहीं, तो आप सबसे ज्यादा आपके माइंड में ये रहेगा, हाँ वो बाजार भी जा सकता है, घर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन जब तक आपने देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया, तब तक आपको ये रहेगा माइंड में कि उसके पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है 90%, 100 तो नहीं, 90%, 95% नदी किनारे, कैसे सिचुएशन में वहां मिलेगा। लेकिन आप श्योर नहीं हो ना, वो 5% में वो बाजार में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, ये चीज है। तो देर इज अ मिक्स रियलिटी वहां पे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी है सेम। तो यहाँ पर ये चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, बट चीजें समझने में भी ऐसा है, आप समझोगे तो रियलिटी समझ में आती है कि हाँ कैसे है। तो दिस इज क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स इज नथिंग, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप समझो, क्वांटम फिजिक्स इतना मुश्किल नहीं है। इसके फॉर्मूला थोड़े हैं, लेंदी वेंदी हैं थोड़े से, उसको आप सॉल्व करोगे तो समझेगा। बट ऐसा है कि आप फिजिक्स को समझोगे तो धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। आप चीजों को प्रैक्टिकली देखते हो, उसके पीछे का रीजन लगा सकते हो। और यहाँ पे जब डी ब्रॉगली ने बता दिया मैटर वेव्स का, तो उसके बाद हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था डिफ्रैक्शन के ऊपर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और उसकी पोजीशन या वेलोसिटी या पोजीशन एक साथ आप नहीं पकड़ पाएंगे, किसी भी एटॉमिक मॉडल का। एटॉमिक लेवल पे जो भी चीज है उसका तो बिल्कुल नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ ले रहे हैं कि हाँ वो प्रेजेंट है वहां पे, तो उसकी वेलोसिटी, वो कितना तेज भाग रहा है, नहीं पकड़ पाएंगे। और अगर अगर आपने ये पकड़ लिया कि वो कितना तेज भाग रहा है, तो पोजीशन तो बिल्कुल नहीं पता चलेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर उन्होंने प्रूव भी कर दिया। दैट इज डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स, पोजीशन एंड मोमेंटम, शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू एच बाई टू पाई, या फिर एच क्रॉस बोल देते हैं, एच टू पाई हटा दो। तो दैट इज एक कांस्टेंट के ऊपर होता है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक कांस्टेंट होगा, तो अगर एक चीज ज्यादा हो जाएगी, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और इसको अगर मैं एक्यूरेट कर देता हूँ, मतलब 100% कर देता हूँ, 1, हाँ, तो इसको मेरे को जीरो ही करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। तो दोनों फ्लक्चुएट होती रहती है एक कांस्टेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके बाद, इन सब चीजों के बाद आए श्रोडिंगर जी। हाँ, श्रोडिंगर सर ने क्या बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वेव फंक्शन रिलेटेड टू एन एटॉमिक लेवल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनीथिंग, वो उसके ऊपर बिहेव करता है। एंड उन्होंने कुछ इक्वेशंस दिए, सेट ऑफ सम इक्वेशंस,
जिसके ऊपर क्वांटम थ्योरी आज भी चलती है, बट सबके कंट्रीब्यूशन से ही बन गया फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मतलब समझने के लिए आप समझिए तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ, क्वांटम एंटेंगलमेंट करके चीज है कि अगर एक ही, मान लीजिए एक ही सोर्स से एक पार्टिकल निकला, उसको मैंने दो पार्टिकल्स में स्प्लिट कर दिया। हाँ, तो जब मैंने उसको दो पार्टिकल्स में स्प्लिट किया, तो इसके अंदर और इसके अंदर ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होंगी जो कभी नहीं हटेंगी, कभी नहीं हटेंगी। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका अप स्पिन है और इसका डाउन स्पिन है, ठीक है। तो जब ये अप स्पिन करता है तो ये डाउन की तरफ शो करता है, और जब ये डाउन की तरफ चले जाएगा तो ये अप की तरफ हो जाएगा। ऐसा मैं मानता हूँ कि उनके में कॉम्बिनेशन ऐसा है, पास में अगर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना, इस पार्टिकल ए को, और ये बी पार्टिकल है, ए को मैं क्या करता हूँ यूनिवर्स के एक कोने में ले जाता हूँ, वहां जाके इसको फेंक देता हूँ। और बी को दूसरे कोने में, मतलब इतना दूर दूर है कि भैया उतने में ही 500 600 साल 1000 साल लग जाएंगे, उससे भी ज्यादा शायद, इतना दूर है। फिर भी मैंने यहां से अगर इस पार्टिकल का जो अप साइड है उसको नीचे किया, ऑन एन इंस्टेंट, मतलब एक सेकंड की भी देरी नहीं होगी, सेकंड क्या, माइक्रो सेकंड्स में भी देरी, बिल्कुल बिल्कुल देरी नहीं होगी, इसका नीचे जो स्पिन है वो अप हो जाएगा, क्योंकि वही कॉम्बिनेशन है दोनों में। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं कि अप और डाउन स्पिन, उसका वो बस लॉजिक था। बट इसके पीछे ये लॉजिक है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन, उनके बीच में इंटेंगलमेंट है, और इंटेंगलमेंट में ये इंफॉर्मेशन इतना तेज पास कैसे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी अराइज हो गया। तो इतना तेज इंफॉर्मेशन पास करना इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी ऑल्सो, कि लाइट से ज्यादा तेज स्पीड तो जा ही नहीं सकती, लाइट भी खुद उसमें 50 साल मान लीजिए लगाएगी, तो एक सेकेंड के अंदर, 0 सेकेंड्स के अंदर कैसे चेंज हो रहा है। देर इज कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अभी रॉजर पेनरोज जो है, रॉजर पेनरोज नहीं सॉरी, रॉजर पेनरोज को तो अलग मिला है, शायद वो ब्लैक होल्स के उसको मिला है, शायद उनको मिला है इसी पे, क्वांटम एंटेंगलमेंट पे मिला है। हाँ, अभी नोबेल प्राइज मिला था शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले। तो रॉजर पेनरोज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और साइंटिस्ट को मिला है। 3 साइंटिस्ट हैं या दो हैं, उनमें से मिला है एक, तीनों को मिला है, बट एक को मैं मतलब देखा हूँ कुछ सीरीज में, वीडियो जो बनाते हैं फिजिक्स की, उसमें देखा हूँ। लेकिन उन्होंने एक्चुअली एक कैलकुलेटर मशीन बनाई थी गेट्स के थ्रू, जिससे प्रूव हुआ था कि देर इज समथिंग कॉल्ड क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो सही है, गलत नहीं है। मतलब उससे निल्स बोर सही हो गए थे, आइंस्टाइन गलत हो गए थे। आइंस्टाइन का ये मानना था कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड, क्वांटम वर्ल्ड जो ऐसा, मतलब ऐसा चलता है कि कुछ पता ही नहीं चल पाता है, यहाँ है वहां गायब होते आ रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कौन कैसे काम कर रहा है। तो आइंस्टाइन इसके फेवर में थे ही नहीं क्वांटम के। पर क्वांटम एंटेंगलमेंट जो था, वो बनाया भी आइंस्टाइन के थ्रू ही गया था। मतलब एक पैराडॉक्स था, उसको ही सॉल्व करने के चक्कर में, इसको डिस्प्रूव करने के चक्कर में, उन्होंने ऐसी चीज बना दी जो इसको प्रूव करने में ज्यादा फायदेमंद होगी। तो दैट इज समथिंग, मैं एक बार रुके सर्च करता हूँ, पैराडॉक्स फॉर क्वांटम, ईपीआर पैराडॉक्स, ईपीआर पैराडॉक्स था, उन्होंने बनाया था आइंस्टाइन को, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, मतलब इतना बेवकूफ जैसे, मतलब उनका बोलना था कि स्पूकी मतलब कुछ भी, इतने डिस्टेंस पे कैसे आप पता कर पा रहे हो ये सब चीजें। तो उन्होंने लेकिन ईपीआर पैराडॉक्स बनाया था ये प्रूव करने के लिए कि ऐसी चीज नहीं होती है, बट उसमें चीजें ऐसी निकल के आएगी, पता लगा कि वो तो सच में ही काम कर रही है। फिर उन्होंने इस पे हाथ खड़े कर दिए। तो कहीं कहीं पे कुछ साइंटिस्ट जो जीनियस हैं, वो भी हर चीज सॉल्व नहीं कर पाते। और अब जाके हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग सर ने भी बहुत ज्यादा, मतलब ब्लैक होल्स के ऊपर किया है मोस्टली। हॉकिंग्स रेडिएशन, उन्होंने जो बताया था कि एक ब्लैक होल से क्या चीज बाहर आ सकती है, तो रेडिएशंस, हीट, इंफॉर्मेशन कोई भी बाहर नहीं आ सकती। जबकि हीट और टेम्परेचर जो है दैट इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में आती है। तो वो चीज बाहर कैसे आ रही है। तो उन्होंने कुछ रेडिएशंस के ऊपर काम किया और उन्होंने पता किया कि हॉकिंस रेडिएशन नाम दिया,
कि ऐसी चीजें हैं, रेडिएशन का वहां पे परमिशन होता है। और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, बुक्स भी हैं उनकी, आप पढ़ेंगे तो। और उनका उनके क्वेश्चंस भी बहुत वैलिड वैलिड, मतलब ऐसे हैं, लॉजिकल हैं, वैलिड हैं, प्लस माइंड मतलब आपका थोड़ा ओपन अप हो जाएगा कि हाँ चीजें ऐसे चल सकती हैं। मैंने उनकी बुक पढ़ी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ी है। फिर उसके बाद ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चन वाली बुक है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और और भी बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने पढ़ी नहीं सारी, पर जो मेन मेन है वो पढ़ी है। तो उसमें ये चीज समझ में आती है कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस। हाँ, एक थी कौन सी तो बुक है, ग्रैंड डिजाइन। हाँ, ग्रैंड डिजाइन में उन्होंने एक जगह मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि उन्होंने मतलब भगवान के, गॉड के एग्जिस्टेंस पे चैलेंज कर दिया था। बट देर इज समथिंग फेथ, जो पहले साइंटिस्ट भी मानते थे। बट अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे थे भगवान का, उस पे कॉन्सेप्ट पे फिजिक्स ही क्वेश्चन कर देता है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मान लीजिए कि उस उनके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन ना ही उठाया जाए, तो ऐसा दिमाग, लॉजिक थिंकिंग वाला, उस लेवल तक सोचने वाला भगवान देते नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि दैट इज अ फ्री विल कॉन्सेप्ट। तो बहुत कंफ्यूजिंग है। आप फिजिक्स में एक क्वेश्चन पूछते पूछते ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, एक एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ के पीछे आपको कुछ आंसर्स नहीं पता। और अभी भी बहुत अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं, जैसे कि डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, ज्यादा कंफ्यूजिंग है, डार्क एनर्जी क्या है। फिर उसके बाद मतलब और क्या है फिजिक्स में, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। लाइट से ज्यादा स्पीड चीज चली तो क्या होगा, कैसे जा सकते हैं, या कुछ थ्योरी ऐसी है जिसपे कि लाइट से ज्यादा स्पीड पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर कुछ बता सकती है वो चीज। तो मैंने भी ट्राई किया उस पे, लेकिन देर इज समथिंग कि आप ट्राई कर सकते हो उस चीजों को, मतलब जब तक आप वैलिडेट नहीं करोगे पूरे फिजिक्स की सोसाइटी से या फिजिक्स के जो भी लोग हैं, तब तक आप उस चीज को सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो दैट इज द थिंग कि आपको समझना पड़ेगा चीजों को। एंड फिजिक्स यही है, फिजिक्स मतलब एक ही चीज है कि आप चीजों को ट्रायल एंड एरर करिए, समझिए। तो यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊंगा आगे, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। लेकिन उनके पीछे जो दिमाग था उस समय, जो सिचुएशंस थी, जो नीड्स थी, और उसके ऊपर जो दिमाग लगाया गया, उसको अगर आप समझेंगे ना तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे निकोला टेस्ला, उनके टाइम पे डीसी करंट था, बट उनको समझ में आया कि नहीं, देर इज समथिंग कॉल्ड एसी, मतलब अल्टरनेट होकर करंट पास हो सकता है। उन्होंने उसके ऊपर काम किया। उस समय ऐसी सिचुएशंस थी जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि डेवलप करना चाहिए, नेसेसिटी, जरूरत थी, क्योंकि डीसी पावर इनपुट उतना नहीं देता था, उतना टाइम तक, उतना लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता। हर जगह एम्पलीफायर लगाना, हर जगह उतना इंटेंसीफायर लगाना काम नहीं आ सकता था। तो उस चीज को सॉल्व किया निकोला टेस्ला ने। दिमाग बहुत तेज था मगर बस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए लोग। तो ऐसी चीजें हैं जिनको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मतलब फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स नहीं, हर साइंस, हर फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। बट फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो कि मैथ और फिजिक्स, जो आप एक बार समझेंगे ना तो आपका लॉजिकल माइंड खुल जाता है। आप चीजों को लॉजिक तरीके से देख सकते हैं, और समझ सकते हैं चीजों को कैसे काम करती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, और कंटिन्यूटी इक्वेशंस, फिर उसके बाद मैकेनिक्स, उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम लेवल की चीजें सब आपको समझती है। और आप कुछ नया निकाल सकते हैं, कुछ नया, मान लीजिए कि डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, या फिर आप उससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो दैट इज अप टू यू। और मेरा ये बोलना है कि फिजिक्स जो है, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वर्ड सुनते ही उनकी हालत खराब हो जाती है। मेरी भी कुछ सब्जेक्ट्स थे पहले जो मुझे समझ में नहीं आते थे। मुझे फिजिक्स भी ऐसा था, इंटरेस्ट था, बट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, ये सब तो सॉल्व करने ही पड़ते हैं कहीं ना कहीं। पर ये था कि आप चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक समझने बैठेंगे नहीं तब तक वो चीज समझेंगे नहीं, आप डर के भागेंगे। तो फिजिक्स बोलने के लिए डर के भागने की चीज है, पर आप जब समझने बैठेंगे तो दैट इज इंटरेस्टिंग। अब आप मेरे को बोलेंगे मैं इंजीनियर हूँ,
हाँ, आई हैव डन एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बट अभी भी आप मुझे एमएससी फिजिक्स या फिजिक्स की क्लास में बिठा दिए, मैं उतना इंटरेस्टिंगली समझूंगा जितना मैं पहले समझता था और अब भी समझता हूँ, और आगे भी वैसे ही समझूंगा। और ऐसा नहीं है मुझे सिविल इंजीनियरिंग नहीं जमती, सिविल इंजीनियरिंग भी जमती है। सॉरी, सिविल इंजीनियरिंग भी उतनी ही जमती है जितनी मुझे फिजिक्स जमती है, यही मतलब। तो अभी थोड़ा भी गले गड़बड़ चल रहा है, बट मैं क्या बोल रहा था वही, कि आपको चीजें उस लेवल पे समझनी पड़ती हैं, वरना आप किसी भी चीज में मतलब आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। जैसे अगर अभी सिविल इंजीनियरिंग है मेरा, पहले नहीं समझता था, और मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ चीज क्यों है, ये चीज है क्यों, कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। होता है, हर किसी के यूज में नहीं आता है। जैसे मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अकाउंटिंग का काम करूंगा, मेरे लिए प्रैक्टिकल क्या है, पैसा, कैश फ्लो, शीट्स। मेरे ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि भाई बंदा बिल्डिंग बना क्या रहा है, उसके अंदर फाउंडेशन क्या डाल रहा है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या डाल रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा ट्रायल बैलेंस, मेरे लिए मटेरियल लॉजिस्टिक्स, उसका रिपोर्ट बनाना, उसके अंदर कितना पैसा इन हुआ, कितना पैसा आउट गया, सब चीजें। अगर मैं अकाउंटेंट हूँ अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ एलिवेशन इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होगी यार। मैं ये जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि हाँ एक सिविल इंजीनियर क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, उसके अंदर ईंट बात मुझे बस बाहर से पता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप जिस बिल्डिंग में खड़े हो वो एक सिविल इंजीनियर बना है, आपका जो इलाज करेगा वो एक डॉक्टर करेगा। ऐसा नहीं है कि रोज इलाज की आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं तो एप्लीकेबल है। ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन लोग बोलते हैं कि कहाँ यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में आप दुकान गए, बोले 5 केजी चीनी दो, तो 70 100 जितने भी 100 रुपए हुए, पैसा दिया, माइनस किया, 30 रुपए दे दिया उसको, हो गया, प्लस माइनस हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब आता है। इंटीग्रेशन का आता है काम में। अब इंटीग्रेशन नॉर्मल लाइफ में तो काम में नहीं आता है हर इंसान के, पर मान लीजिए कोई बच्चा 11th में पढ़ा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइंस का, आईआईटी में गया, या अच्छे कॉलेज, किसी थर्ड ईयर कॉलेज में भी अच्छे कॉलेज में गया, या कहीं से पढ़ा, और उसके अंदर एक इच्छा आई कि यार चलो रिसर्च करते हैं, कुछ नया डेवलप करते हैं। तो प्लस माइनस हर जगह एप्लीकेबल नहीं है ना। और वो कुछ नया अगर सोसाइटी को कुछ एक रिसर्च देने वाला है जिससे चीजें इजी हो जाएंगी, जैसे मोटर है, पंखा चलता है, ठीक है, पीसीस में जो फैन चलते हैं उसके अंदर भी मोटर होता है, लैपटॉप के अंदर जो छोटे फैंस होते हैं सब जगह मोटर है। इसका मतलब आपका लैपटॉप एक उस सोच पे चल रहा है जो बहुत पहले माइकल फैराडे ने सिर्फ अपने लैब में बैठ के ये सोचा था कि ये चीज कैसे काम कर सकती है। अगर वो ये सोचते कि ये चीज का प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो आज चीजें चल नहीं रही होती। थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत होती, गाड़ियां नहीं होती, व्हील्स नहीं घूम रहे होते, सब चीजें रुक जाती। तो अगर आप, वो बंदा अगर आईआईटी या अच्छे कॉलेज से करके कुछ रिसर्च कर रहा है, सोसाइटी को प्रोवाइड कर पाएगा, जो बाद में एक प्रोडक्ट बन करके ऑटोमेटिकली सोसाइटी के प्रैक्टिकल यूज में ही हेल्प करेगा, तो इसका मतलब वो है प्रैक्टिकल। और चीजों को समझने के लिए एक एडवांस लेवल पे आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप प्लस माइनस बेसिक रूटीन में काम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैलकुलस आपको एक हायर लेवल पे सॉल्व करने की क्षमता देता है चीजों को। प्लस माइनस आप अब दुकान जाएंगे तो इंटीग्रेशन तो नहीं करेंगे उसके सामने, इससे इतना इंटीग्रेट किया, इतनी लिमिट में साइन एक्स लगाया तो मेरे पास इतना आंसर है, ऐसा नहीं। जहाँ जिसकी जरूरत है वहां पे करेंगे, ज्यादा टाइम हमें ये जरूरत होती है। तो चीजों को सीखने से पीछे मत हट, चीजों को सीखिए। और मेरा ये मानना है कि आप अगर आईटी फील्ड में है, मान लीजिए कंप्यूटर ब्रांच में है, तो
आपको सिविल का भी नॉलेज होना चाहिए, मैकेनिकल का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, मैथ्स का होना चाहिए, हिस्ट्री का होना चाहिए, सिविक्स का होना चाहिए, पॉलिटिक्स अकाउंटिंग का होना चाहिए, प्लस कॉमर्स, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे हिसाब से सबका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी इंजीनियरिंग में आप देखेंगे और कि सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, सारे ब्रांचेस के क्यों पढ़ाए जाते हैं, उनको पता है इंटर रिलेटेड है। हम तो कंप्यूटर पढ़ाया गया, मुझे कोडिंग समझ में आती नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है मैंने सीखने की कोशिश नहीं की, पर मेरे भेजे में नहीं घुसती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेटेड नहीं है। अगर आज को मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहूँ या मैं एक वेबसाइट बनाना चाहूँ मेरे मतलब खुद के क्या बोलते हैं एक फॉर्म के लिए, तो मेरे को वेबसाइट बनाने के लिए कुछ तो कोडिंग लगेगी, कुछ तो प्रोग्राम या आईटी का कुछ फैक्टर लगेगा, कंप्यूटर साइंस का कुछ लगेगा। तो इसका मतलब है कि वो रिलेटेड है मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में। फिजिक्स पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, आपको समझ में आई चीजें। मैथ्स पढ़ाया, मैट्राइसिस पढ़ाया, मैट्राइसिस क्यों पढ़ाया, मैट्राइसिस सॉल्व होती हैं चीजें उससे। मैट्राइसिस आपको बहुत जगह यूज होता है जहां पे आपको ऐसा लगे कि चीजें सिंपल इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पा रही है, मल्टीपल इक्वेशंस आ गए, बहुत सारे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो नहीं आते इक्वेशंस, बट तीन चार पांच इक्वेशंस एक साथ आ गए तो आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो, टाइम का सेव होता है, आपकी लॉजिकल एबिलिटी बढ़ाती है चीजें। हर चीज प्रैक्टिकल यूज में नहीं होती है, तो चीजें सीखिए। फिजिक्स जो है मेरे हिसाब से, जो फिजिक्स पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसको समय दे सकता है, तो उसके बाद वो इंसान लॉजिकली सोचेगा मेरे हिसाब से। और फिजिक्स इज समथिंग जो आपको सोचने की क्षमता देता है, चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, बायोलॉजी भी आपको देता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ दैट इज मतलब डिमीन कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो कि बायोलॉजी की अलग क्षमता है। आप बायोलॉजी के नाम याद करके दिखा दीजिए, डॉक्टर्स याद रखते हैं, नाम याद ही, मेरे को आज तक नाम याद नहीं हुआ ढंग से, वो जाइलम और फ्लोएम छोड़ करके, पता नहीं इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, इस वजह से शायद मैंने बायोलॉजी ली नहीं। पर ऐसा नहीं है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इवोल्यूशन कैसे हुआ, लोग कैसे आए, कैसे डेवलप हुई चीजें, तो आपको बेसिक वो दिमाग वही ले जाता है कि हाँ चीजें बनी कैसे। तो बायोलॉजी में भी एक फैक्टर होगा बनने का, केमिस्ट्री का भी होगा और फिजिक्स का भी होगा, तीनों के साथ में। फिर मैथ्स का फैक्टर क्या होता है, उन चीजों को सॉल्व करने में काम आता है। फिर उसके बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आता है साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड कैसे डेवलप हुआ। फिर एक आता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमंस ने सोशल तरीके से कैसे इवॉल्व किया, अपना मतलब वैल्यू कैसे बनाया, राजा बने और प्रजाएं आई, फिर उसके बाद बहुत सारे राजा आए खत्म हुए, कैसे पावर एक्सचेंज हुआ, पावर को चेंज मतलब एक पावर दूसरे पे कैसे हावी हो गया, ये सब चीजें भी आती हैं हिस्ट्री में। फिर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगी गवर्नेंस कैसे होती है किसी चीज की, गवर्नेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। फिर आप जब पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी, तो आपको समझ में आए कि हाँ मतलब लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, ये सब चीजें कैसे हैं, क्यों है, सॉइल है, वाटर है, सब चीजें समझ में आती हैं आपको। फिर आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स बेसिक मनी के बारे में है, अर्थशास्त्र बोलते हैं, वो चीज है। तो आप सीखने से पीछे मत हटिए, कोई भी चीज आप सीख रहे हैं ना, कोई भी चीज सीखेंगे लॉजिक से सीखिए। और साइंस मतलब लॉजिक होता है, तो आप जब वो पढ़ लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपके माइंड को ज्यादा समझ में आती चीजें अगर आप साइंस पढ़ते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आएंगी, पर उस समय का ड्यूरेशन हो जाता है, क्योंकि साइंस आपको एक कैपेबिलिटी देता है, सोचने की कैपेबिलिटी देता है हर चीज को। जब आप एक नेचुरल लेवल पे चीजों को समझ लेते हैं ना कि नेचर बना कैसे, तो मैन मेड चीजें तो समझना मुश्किल नहीं है। पैसा इज अ मैन मेड थिंग, उसके ऊपर कैसे फंक्शन कर रहा है वो समझ में आ जाता है फिर आपको। गवर्नेंस इज अ मैन मेड थिंग। फिर फिर एनी मटेरियल प्रोडक्ट साइंस में आता है, बट वो कैसे बना, उसके पीछे का बिजनेस, और हाँ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें भी आपको समझती हैं जब आप घुसेंगे तो उसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट, मैं थोड़ा सा लास्ट में बता दिया एक्स्ट्रा, बट मेरा ये सोचना है कि चीज़ों को समझेंगे, किताब पढ़ेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएंगी, नहीं बैठेंगे तो वो दूर भाग जाएगी। सिंपल है, जिस चीज़ को जितना समय दिया जाए विद फोकस, प्रॉपर फोकस, वो चीज़ उतना ज़्यादा आप डेवलप कर सकते हैं। और फिजिक्स आई थिंक, मैं इसलिए ऐसे समझाता हूँ इतना ग्राउंड लेवल पे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि
अगर मैं एक टीचर होता, क्योंकि मैंने ऐसे टीचर्स देखे हैं जो अच्छा भी पढ़ाए हैं, और कुछ टीचर्स हैं उनकी गलती उसमें नहीं है। टीचर्स की गलती मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन उनका कैसा है, पढ़ाने का तरीका अलग था, स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। एक स्टूडेंट लेवल पे समझाना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है। आप ऐसे समझाओ कि एक अनपढ़, जो इंसान, अनपढ़ नहीं बोलूंगा, जो इंसान कभी सीखा हुआ नहीं है, वो भी अगर आपसे समझ के मतलब उसके अंडरस्टैंडिंग में आ रही चीजें, तो आप टीचर बहुत अच्छे हो। बस इतना ध्यान रखो, आप किसी को भी समझाओ तो इस लेवल पे समझाना, अपने टर्म्स में नहीं, कि दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो एवरीथिंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड में बनती है, मैग्नेटिज्म चेंज होती है, दिस इज कॉम्बिनेशन, वो स्पीड स्पीड से भागती, नहीं। अगर आपको समझाना है तो बेसिक समझाइए, कि हाँ एक धागा रहता है, उस पर मैं ऐसे करूंगा तो एक वेव बनेगी, वैसे ही एक अपना जो तारों के बीच में करंट बहता है ना भैया, उसकी भी एक वेव होती है, वैसे ही वो बहती है। आप ऐसे समझाएंगे तो उनको विजुअलाइज होगी, तो वो समझ पाएगा, हाँ कि हाँ इसके अंदर है कुछ वैसी चीज। फिर आप बोलेंगे कि चलिए इस धागे के साथ मैं एक और धागा लगाता हूँ, उसको ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे वाइब्रेट करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, तो दोनों एक साथ जुड़े रहेंगे। दोनों एक साथ जुड़े रहेंगे तो एक ऐसे करेगा, एक ऐसे करेगा, और आगे ही चलेगा। वो वैसे ही सेम अंदर चल रहा है लाइट के। आप सोचिए, प्रैक्टिकली समझाएंगे, उनको सोचने पे, वैसा इमेजिन करने पे मजबूर कराएंगे, तो उनको समझेंगे चीजें। आप डायरेक्ट बोलेंगे, फिर बोलेंगे उसके चलने की कुछ गति तो होगी। आप जब एक रोड पे चलते हैं तो कम ज्यादा गति होती है ना, तो चलने कुछ तो गति होगा, आगे बढ़ रहा है मतलब गति है उसके अंदर। वो गति क्या है? वो गति एक प्रकाश की गति है। मतलब प्रकाश मतलब क्या, जो भी चीज उजाले में है। एक्चुअली लाइट हमें दिखती नहीं, लाइट इज एनर्जी विच मेक्स अदर थिंग्स विजिबल। लेकिन आपको समझाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? ये सूरज की रोशनी देख रहे हैं ना, उसकी जो गति है, वो जितना स्पीड से हमारे तक आती है, सोचिए सौर मंडल में इतना दूर, और 8 मिनट में यहाँ पे आ जाती है, कितना गति होगा। एक बाइक को आप तेज कर देते हो तो गति बढ़ जाता है। तो इस वजह से उसमें वैसे समझाया जाता है। आपको हर चीज में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक नॉर्मल डे रूटीन का एक एग्जाम्पल लेना पड़ता है, जो आप समझा पाओ, बस इतना। तो चीजों को समझाना भी बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ मुझे जो चीज समझ में नहीं आई, मैंने वो सीखी, समझी खुद से, पर सामने वाले को वैसे ना समझे, बस इतना। और आई होप कि ये वाला थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। और अभी कितना बज रहा है? अभी सुबह के 3 बज रहा है, 3:20 हो रहा है। अभी की तो शांत टाइम था, तो मैंने सोचा कि इतना इंटरेस्टिंग है पूरा कहानी, एक फिजिक्स की कैसे बनती है चीजें, कैसे उसके अंदर लोग आए और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मेजर मेजर लोगों की बात की मैंने। ऐसी चीजें हैं जो आपको समझेंगी धीरे धीरे, जब आप पढ़ेंगे तो। और ये वीडियो आई थिंक अब तक इतने ज्यादा लोग तक पहुंची नहीं है, और जब पहुंचेगी तो आई थिंक उनको समझेगा कि चीजों को कैसे समझा जाता है। चीजों को, आप एक चीज देख रहे हैं तो उसको, उसके पीछे आप फिजिक्स का दिमाग लगा रहे हैं, या एक सीए का दिमाग लगा रहे हैं, या एक बायोलॉजिस्ट का दिमाग लगा रहे हैं, या एक केमिस्ट का दिमाग लगा रहे हैं, फर्क हो जाता है बहुत चीज। और वो आपके स्किल्स जो आपने लिए हैं उसके ऊपर आता है। मैं तो सीधा फिजिक्स का दिमाग लगाता हूँ और मैथ्स का लगाता हूँ, मुझे कोई चीज दिख रही है। एक दिन एक हुआ था, मैं एक एक हेलीकॉप्टर था, वो उतर रहा था, ठीक है। तो उसने एक डायरेक्शन ऐसा लिया, घुमा के आया, वो सीधा आ सकता था और वो घुमा के आया। तो मुझे बाद में ध्यान में आया कि एक पहाड़ वाले एरिया जहाँ पे ढलान है, मतलब दो पहाड़ ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं, वहां पे हवा ज्यादा चलती है। तो जब टर्बुलेंस वहां पे बन रहा है ना, मुझे पहले क्लिक नहीं हुआ और किसी को क्लिक नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब सोचा थोड़ा सा तो ध्यान में आया कि वहाँ टर्बुलेंस है। और टर्बुलेंस में अगर मतलब हेलीकॉप्टर के पंखे अगर फंस गए ना, हेलीकॉप्टर फंस गया, तो वो घूम के उधर ही लिपट के एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए इन्होंने किया, तो वो भी एक फिजिक्स है कि वो घुमा के क्लियर रास्ते से लेके आया, उसने लैंड किया हेलीपैड पे। तो मैं तो फिजिक्स के दिमाग से सोचता हूँ, मैथ्स भी लगाता हूँ, और बहुत लोगों की अलग सोच है। पर मेरे हिसाब से साइंस आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आती चीजें क्लियरली, बाकी चीजें आप समझ सकते हो। इसीलिए शायद इंजीनियर्स को आप हर जगह डाल सकते हैं। इंजीनियर बैंकिंग में होते हैं, डॉक्टर छोड़ गया, वहां नहीं डालने का। वो कार वार ठीक करने का काम नहीं है, इंसानी शरीर है, तो आप उसको नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेडिकल लगता है।
लेकिन मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स जो होते हैं वो सब जगह पे काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक फ्रेमवर्क पता होता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। बस इतना। बाकी लोग भी करते हैं। एंड यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। तो आई होप समझ में आया होगा, एंड आई हैव टू ऑल्सो स्लीप। मैं भी जाता हूँ, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, एंड देन आई मेक अनदर वीडियो टुमारो एंड आई अपलोड एज सुन एज पॉसिबल, ताकि वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो सके। थोड़ा टाइम लग गया, बट सेकंड चैप्टर में कोशिश करूंगा कि थोड़ा लंबा वीडियो में या पार्ट बाय पार्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, एंड सी यू अगेन। बाय।